जय विज्ञान एवरीवन। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते विद्यां देहि नमोस्तुते विद्यां देहि नमोस्तुते। इस श्लोक का अर्थ है, हे महाभाग्यवती, ज्ञान रूपा कमल के समान विशाल नेत्र वाली ज्ञानदात्री सरस्वती, मुझको विद्या दो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जय विज्ञान बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर कंचन। मैं आज आपको आपकी टेक्स्ट बुक का, हिंदी टेक्स्ट बुक का पाठ 15 मैं सबसे छोटी हूँ रीडिंग और एक्सप्लेनिंग करूँगी। पहले हम इस चैप्टर को रीड करेंगे। मैं सबसे छोटी हूँ सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखी है। इस कविता में कवि ने एक बालिका के रूप में अपने भाव व्यक्त किए हैं, एक छोटी बच्ची के रूप में अपने भाव व्यक्त किए हैं। वे शिशु रूप में सदैव माँ के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि माँ छोटे शिशुओं को बहुत ध्यान रखती है। लेकिन जब वे बड़े होकर समझदार बन जाते हैं, तब माँ उनसे निश्चिंत हो जाती है। इसी तरह से जो उनकी भावनाएं सुमित्रा नंदन पंत जी की हैं, वो इस कविता के माध्यम से बता रहे हैं। तो पहले हम रीड करेंगे पाठ 15, मैं सबसे छोटी हूँ। कविता के उद्देश्य हैं माँ के प्रति प्रेम, बाल मन की कल्पनाएं और सम्मान। आप मेरे साथ रीड कीजिए। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रिय निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। सुमित्रा नंदन पंत। तो बच्चों, हम जाएंगे पहले पद के भावार्थ में। पहले पद के भावार्थ में मैं सबसे छोटी हूँ कविता का भावार्थ। मैं सबसे छोटी हूँ कविता के प्रथम पद में बच्ची कह रही है कि काश मैं अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनूं, ताकि मैं उनकी गोदी में प्यार से सो सकूं। छोटी बन जाऊंगी तो उनकी गोदी में आ जाऊंगी और उनकी गोदी में मैं सो सकूं। प्यार से उनका आंचल पकड़कर, मतलब उनका जो आंचल है, जो दुपट्टा है, उसे पकड़कर हमेशा उनके साथ घूमती रहूं और उनका हाथ कभी ना छोड़ूं। इसलिए मैं सदा छोटी बनी रहूं। नेक्स्ट। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। इसमें मैं सबसे छोटी हूँ कविता के इस पद में बालिका कह रही है कि जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं, माँ हमारा साथ छोड़ देती है, फिर वह दिन रात हमारे आगे पीछे नहीं घूमती। इसलिए हमें छोटा ही बना रहना है, हमें बड़े नहीं होना, ताकि माँ हमारे आसपास रहे, हमारे साथ रहे। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोछ सज्जित कर गात। गात का अर्थ होता है शरीर, सज्जित मतलब सजाना संवारना, थमा खिलौने मतलब कि खिलौने पकड़ाकर, नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। इस भावार्थ में, मतलब इसके भावार्थ में कवि कहते हैं, बच्ची आगे कहती है कि बड़े होने के बाद माँ हमें अपने हाथ से नहलाती नहीं, ना ही सजाती है, ना संवारती है। फिर तो माँ हमें प्यार से एक जगह बिठाकर खिलौने से भी नहीं खिलाती, क्योंकि जब हम छोटे होते हो तो माँ हमें खुद खिलौनों से खिलाती है, लेकिन बड़े होने के बाद माँ हमें खिलौनों से नहीं खिलाती और हमें परियों की कहानियाँ भी नहीं सुनाती।
क्योंकि हम बड़े हो चुके हैं। वो हम छोटे होते हैं तभी हमें कहानियाँ सुनाती हैं, इसलिए वह बालिका बड़ी नहीं होना चाहती। अंतिम पद, बड़ी ऐसी ना होऊं मैं, ऐसी बड़ी ना होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं। स्नेह मतलब प्यार। तेरे अंचल की छाया में, अंचल मतलब आंचल, छिपी रहूं निष्प्रिय निर्भय। निष्प्रिय का अर्थ होता है सुरक्षित और निर्भय का अर्थ होता है बिना डर के। कहूं दिखा दे चंद्रोदय। चंद्रोदय मतलब चंद्र का उदय होना, चंद्रोदय। इसके भावार्थ में जो कि अंतिम पद है, मैं बच्ची कह रही है कि मुझे बड़ा नहीं बनना, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैं माँ के आंचल का साया खो दूंगी, जिसमें मैं निर्भय और सुरक्षित होकर आराम से सो जाती हूँ। अतः बच्ची हमेशा छोटी ही रहना चाहती है, क्योंकि बड़ा होने के बाद उसे माँ का प्यार और दुलार नहीं मिलता और नहीं मिल पाएगा, इसलिए वह सदा छोटी रहना चाहती है। तो ये कविता बहुत ही सुंदर उदाहरण है इस बात का कि कोई भी अपनी माँ का साथ नहीं छोड़ना चाहता। हम जितने भी बड़े हो जाएं, किंतु हमारे माँ का साथ हम हमेशा चाहेंगे। लेकिन जब बाल रूप में हम होते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे जिनको मम्मी प्यार से बैठाती है, खिलाती है, नहलाती है, हाथ मुंह पोंछती है, तैयार करती है और हमेशा उनके पीछे पीछे भागती फिरती है कि बच्चे ने खाना खाया कि नहीं, तो वो बालिका इसीलिए ही छोटी होना चाहती है, ताकि उसकी माँ हमेशा उसका ख्याल रखे और हमेशा उसे दुलारे, प्यार करे। ऐसे प्यार के लिए हर कोई अपनी माँ के साथ रहना चाहेगा और जीवन भर छोटा बच्चा बन के रहना चाहेगा, है ना बच्चों। तो अब आते हैं हम इस चैप्टर के अभ्यास में। बच्चों सबसे पहले तो नए शब्द, श्रुतलेख और लिखित प्रश्न उत्तर आप अपने हिंदी FNB में ज़रूर लिख लीजिए। नए शब्द, श्रुतलेख और लिखित प्रश्न उत्तर। श्रुतलेख लिखने का यह मतलब है कि आप अपनी राइटिंग और आप मात्राओं का प्रयोग सही करना और रीडिंग सीख पाएंगे। और नए शब्द, अंचल। अंचल का अर्थ होता है आंचल, छलती, धोखा देती है। मात मतलब माता, कर मतलब हाथ, सज्जित मतलब सजाकर, गात मतलब शरीर, सुखद मतलब सुख देने वाली, स्नेह प्यार, निर्भय बिना किसी भय के, चंद्रोदय चांद का उदय होना, तो चंद्रोदय। इसी तरह से श्रुतलेख में गोदी, अंचल, पीछे, धूल, सज्जित, खिलौने, सुखद, परियों, स्नेह, निर्भय, चंद्रोदय, छिपी। अब आ जाइए कविता की बात में। नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक, कविता में मैं किसके लिए आया है? कविता में मैं बालिका के रूप में कवि के लिए आया है। कवि माँ का आंचल पकड़कर क्यों रहना चाहता है? कवि माँ का आंचल छोटे शिशु की भांति पकड़कर रहना चाहता है। वह हमेशा माँ के साथ रहना चाहता है। माँ बच्चे के लिए क्या क्या करती है? माँ बच्चे को नहलाती है, लोरी सुना कर सुलाती है, सजाती संवारती है और स्वादिष्ट चीज़ें बनाकर खिलाती है। परियों की कहानी कौन सुनाता है? परियों की कहानी माँ सुनाती है। अब आ जाइए लिखित प्रश्न उत्तर, जो कि आपको अपनी हिंदी FNB में लिखना है। मौखिक आपको रीड करना है प्रश्नों के साथ। लिखित, बड़े होने पर माँ के व्यवहार में क्या अंतर आ जाता है? बड़े होने पर माँ बच्चों से निश्चिंत हो जाती है। निश्चिंत मतलब बिल्कुल वो हो जाती है, बिल्कुल चिंता रहित हो जाती है कि अब कोई चिंता नहीं, बच्चे बड़े हो गए हैं, क्योंकि उनको लगेगी नहीं चोट, खुद खाना खा लेंगे। क्योंकि बड़े होने पर बच्चे भूख लगने पर स्वयं खा लेते हैं, नींद आने पर स्वयं सो सकते हैं और चलते समय गिरते पड़ते भी नहीं हैं। इसलिए माँ का व्यवहार बदल जाता है, वह हर बच्चे के साथ नहीं रह पाती। इसलिए वो बड़े बच्चों को आत्मनिर्भर बना के उनको बिल्कुल उनके लिए निश्चिंत हो जाती है। बच्चों को निर्भय का अभाव कहाँ मिलता है? निर्भय का भाव कहाँ मिलता है? बच्चों को माँ की गोद में आने के बाद निर्भय का मतलब बिना डरे रहना का भाव मिलता है। अंत में कवि बालिका के रूप में क्या देखना चाहते हैं? अंत में कवि बालिका के रूप में
माँ के आंचल की छाया में छिपकर बिना किसी इच्छा के निर्भय होकर चंद्रोदय देखना चाहते हैं। निर्भय होकर अर्थात बिना डरे वो चंद्र का उदय देखना चाहते हैं। अब आ जाइए आपके सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में है सही उत्तर चुनकर आपको सही का चिन्ह लगाना है। बचपन में माँ बच्चों को क्या देकर बहलाती है? खिलौना। ख माँ का हाथ कब छूट जाता है? बड़े होने पर माँ का हाथ छूट जाता है। कभी बड़े होकर क्या खोना नहीं चाहता? माँ का साथ नहीं खोना चाहता। अब नीचे दिया है आपको पठित गद्यांश, ये तो है पद्यांश, क्योंकि ये पद से काव्य से लिया हुआ है काव्यांश, इसलिए इसे कहेंगे हम पद्यांश। तो इस पद्यांश को पढ़कर आपको नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बहुत आसान है, आप इसको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट, भाषा की बात। कविता की पंक्तियों को गद्य रूप में लिखिए। गद्य रूप मतलब कि उसको सिंपल लैंग्वेज में लिखना, बोलने की भाषा में लिखना, और पद्य मतलब उसे कविता के लय में लिखना। जैसे कि इसमें लिखा है फिरू सदा माँ तेरे साथ, तो माँ सदा तेरे साथ फिरू। देखिए इसमें उन्होंने विस्मय आदि चिन्ह लगाकर पूरा वाक्य गद्य में बदल दिया है। पद्य मतलब किसी कविता का पद, और गद्य मतलब बोलचाल की भाषा में लिखित, जैसे हम लिखते हैं ना कहानी लिखना, तो उस तरह से लिखित को हम बोलेंगे गद्य। ऐसी बड़ी ना होऊं मैं ऐसी बड़ी ना होऊं, मैं ऐसी बड़ी ना होऊं, तो ये हो गया ना गद्य का। अब नेक्स्ट, तेरा स्नेह ना खोऊं, मैं तेरा स्नेह ना खोऊं, कभी ना छोड़ू तेरा हाथ, कभी तेरा हाथ ना छोड़ूं। अब आइए नीचे वर्ण विच्छेद करना है, जो कि हमारे टर्म 1 में आए हुए चैप्टर में से है। वर्ण विच्छेद, जैसे छोटी छ हलंत प्लस ओ प्लस ट हलंत प्लस ई, इसमें आई हुई मात्राओं को हम पूर्ण स्वर में लिख देते हैं। इसी तरह से छलती छ हलंत प्लस अ, क्योंकि छ में अ होता है, प्लस ल हलंत प्लस अ, क्योंकि ल में भी अ है, त हलंत प्लस ई। इसी तरह से धुला ध हलंत प्लस ऊ छोटा ऊ प्लस ल हलंत प्लस आ। खिलौने ख हलंत प्लस ई छोटी ई प्लस ल हलंत औ प्लस न हलंत ए छोटा ए। सुखद स हलंत प्लस ऊ छोटा ऊ प्लस ख हलंत प्लस अ प्लस द हलंत प्लस अ। अब नीचे आइए, नीचे दिए शब्दों के समान तुक वाले शब्द लिखिए, जैसे कि होऊं सोऊं, हाथ साथ, रात बात। मतलब कविता में आए हुए शब्दों को तुक बंदी में ही लिखा है, उन्हीं तुक शब्दों को आपको यहाँ लिखना है। जैसे धूल फूल, धूल का फूल, कर भर, छाया भाया, कविता में भी दिया गया है, और आप खुद भी तुक वाले शब्द बना सकते हैं। निर उपसर्ग लगने से निर्भय शब्द बना, आप निर उपसर्ग से 4 शब्द बनाइए। निर्भय मतलब बिना डर के, तो निर का अर्थ क्या होता है? बिना, किसी के बिना, है ना, रहित। तो निर्भय, निर्बल, निर्धन और निर्दय, हमने ये चैप्टर किया है ना उपसर्ग, तो आप आसानी से कर पाएंगे। नीचे दिए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। गोदी, आंचल, सुखद, निर्भय और सज्जित। तो गोदी का है अभय, पिता की गोदी में मचलने लगा। अंचल, शिशु माँ का अंचल पकड़कर चलता है। सुखद, बचपन में परियों की बातें सुखद लगती हैं। निर्भय, वीर पुरुष निर्भय होकर लड़ते हैं। सज्जित घर देखने में सुंदर लग रहा था। अब आइए नेक्स्ट, नीचे दिए शब्दों के गलत पर्यायवाची शब्द पर गलत का चिन्ह लगाना है। माँ, इनमें से एक पर्यायवाची रॉन्ग है, तो वो है अंबर। माता जननी करेक्ट। रात, दीवा इज रॉन्ग। निशा, रजनी रात को कहते हैं। हाथ, कर और हस्त हाथ को कहते हैं, हस्ती इज रॉन्ग। स्नेह, घृणा गलत है। प्रेम और प्यार सही है। गात का अर्थ होता है तन और देह, गान गलत है। अब आपको नीचे मूल्यपरक प्रश्नों के उत्तर, अगर आपको इनके उत्तर
अपने विचारों में आते हैं तो आप उन विचारों को व्यक्त करेंगे अपनी CCW नोटबुक में। आप अपनी माँ का ध्यान किस प्रकार रखते हैं जब आपकी माँ बीमार होती हैं, या घर में आप माँ को कैसे ख्याल रखते हैं, वो आप लिखेंगे। माँ को भगवान का दूसरा रूप क्यों कहा जाता है, ये भी आप आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि माँ आपकी प्रिय होती है। आपके विचार से क्या यह उचित है कि हमारे सभी काम माँ कर दे? सोच समझ की बात। तो बच्चों, ये चैप्टर बहुत आसान है, आप कंप्लीट कीजिए। नमस्ते।